हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास अगेन अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि आप सभी ठीक है, मस्त है और एंजॉय कर रहे हैं। तो बात आज अपन केस स्टडी की करने वाले हैं कि केस स्टडी को कैसे सॉल्व करेंगे। आप एमबीए, बीबीए, बीकॉम या बीटेक के स्टूडेंट हैं तो ये आज का वीडियो आपके लिए है। इतनी गारंटी दे रहा हूं कि इस वीडियो के बाद आपको कोई सी भी केस स्टडी आपके सामने आए, आप उसको सॉल्व करने की काबिलियत रखने वाले हैं। गारंटी ले रहा हूं, तो केवल वीडियो आप ध्यान से सुन रहे, इतनी आपसे अपेक्षा है। ऑलरेडी मैं मार्केटिंग मैनेजमेंट की 5th यूनिट के अंदर बता चुका हूं कि केस स्टडी किसे कहते हैं, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए हैं कि सर केस स्टडी समझा दीजिए, केस स्टडी आने वाली है, डिजाइन थिंकिंग का पेपर होने वाला है 23 मार्च को और ये केस स्टडी हमारे आने वाली तो केस स्टडी कैसे सॉल्व करने हैं, तो बिना कोई वक्त गवाए पहले ये देखते हैं। केस स्टडी दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है, पहला है तो केस और दूसरा है स्टडी, यानी केस की स्टडी। अब सर ये क्या है केस की स्टडी और हमको कैसे सॉल्व करना है, तो याद रखिए कि एग्जामिनर आपको कोई केस देगा। केस देगा का मतलब कि कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा। चलिए, इससे पहले एक बात, अपन केस स्टडी सॉल्व करने लगे हैं, उसको समझने लगे, याद रखना दो तरीके हैं केस स्टडी सॉल्व करने के। एक, आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए होंगे केस के नीचे, मतलब थोड़ा सा मैं समझता हूं, कुछ ऐसा एक पैराग्राफ दिया हुआ होगा, कुछ पैराग्राफ की 4-5 लाइनें दी हुई होंगी और उसमें नीचे क्वेश्चन नंबर 1 होगा और क्वेश्चन नंबर 2 होगा। मैक्सिमम केस स्टडी में 2 ही क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन हो गए, ऊपर पैराग्राफ दिया हुआ होगा और आपको उस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है। तो मेरे दोस्तों, जो टेक्निक मैं अपनाता हूं वो टेक्निक आप भी अपनाएं। पहले पैराग्राफ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, पहले हमको क्या पढ़ना है, पहले हमको क्वेश्चंस पढ़ने हैं कि क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, दोनों क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है। एक बार वो आप क्वेश्चन पढ़ लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि पैराग्राफ किसके बारे में हो सकता है, क्या कहना चाह रहा है। अब ये पैराग्राफ में होगा क्या, इसी पैराग्राफ को तो हम कहते हैं केस। इस पैराग्राफ में हो सकता है कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, यानी कोई विवाद हो, कोई प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट को लेके आइडिया मांग रहा हो, कोई नई प्रोडक्ट को लेके आइडिया मांग रहा हो। इसके अलावा क्या ले सकता है, वो नया प्रोडक्ट हो सकता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कोई सजेशन हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई नई स्कीम लागू करनी हो, वो हो सकता है। सबके अंदर या तो वो कोई विवाद आपको दे देगा, या कोई विवाद यानी कि कोई दो पक्षों के बीच में झगड़ा हो रहा है, आप कैसे सॉर्ट आउट करोगे। नया कहीं पे प्रोडक्ट लॉन्च करना है, आप कैसे सॉर्ट आउट करोगे, आप कौन सी एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी अपनाओगे, ये जो कंपनी है, या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। एक फेमस चलता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैंने बताई थी ना आपको, कौन सी, स्टार्टिंग, ग्रोथ, यानी प्रोडक्ट की स्टार्ट होती है, ग्रोथ होती है, फिर वो सैचुरेशन पे आता है, फिर वो डिक्लाइन होता है और धीरे से वो एंड हो जाता है। ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है, ऑलरेडी बता चुका हूं। तो इसके रिलेटेड भी बार बार हमको एग्जाम के अंदर केस स्टडी मिल जाती है कि आपका प्रोडक्ट नया आया है मार्केट में, अब आप बताइए कौन सी टूल्स एंड टेक्निक्स लॉन्च करेंगे, आप अपनी कंपनी के लिए कौन सी टूल्स एंड टेक्निक्स लॉन्च करेंगे। यदि कंपनी की आ जाए तो बहुत ही सिंपल करना, कंपनी का शॉर्ट एनालिसिस कर देना। अब ये शॉर्ट एनालिसिस तो सबको पता है कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। तो सर ये क्या क्या है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। स्ट्रेंथ यानी कंपनी की कौन कौन सी क्षमता है जिस पे कंपनी काम करने वाली है। वीकनेस यानी कंपनी की कौन कौन सी कमियां हैं। अपॉर्चुनिटी यानी कंपनी आगे फ्यूचर में कहां कहां कर सकती है, मींस के प्रोडक्ट डेवलपमेंट या मार्केट डेवलपमेंट की कौन सी बातें। और थ्रेट यानी उसके कॉम्पिटिटर्स या एनवायरमेंटल पॉलिसीज। ये भी ना हो, शॉर्ट एनालिसिस भी ना हो, तो कंपनी क्या है। जैसे केस आएगा आपके सामने, या तो सजेशन बोल रहा होगा, या कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होगा, या न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा, किसके बारे में है, सबसे पहले अपन को क्या करना है, टॉपिक लिख देना है। क्या लिखना है, रफ में लिखिएगा ये टॉपिक। रफ में कॉपी के पीछे अपन लिख देंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले टॉपिक लिख देंगे। भैया ये पहले क्वेश्चन पढ़ने, सबसे फर्स्ट स्टेप के अंदर आप क्या करोगे, क्वेश्चन रीड करोगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप में टॉपिक लिख दोगे। और एक बहुत ही जरूरी बात, कभी भी केस स्टडी से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके अंदर लगभग सबका आंसर सही होता है।
अगर आप रिलेवेंट लिखोगे, जैसे कि केस स्टडी आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल पे दी गई और आप परफॉर्मेंस अप्रेजल की टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में लिखोगे, या सेगमेंटेशन पे दी गई और आप एसटीपी मॉडल के बारे में लिख रहे हो, तो आपका सही होगा। लेकिन आप बिल्कुल ही वेग चले जाओगे तो गलत होगा। बाकी इसमें 90% जितने भी बच्चे हैं, जहां तक मैंने भी कॉपी चेक करी है, हमेशा उनके जवाब सही होते हैं, क्योंकि हर प्रॉब्लम, अब ये कोई भी प्रॉब्लम आई हमारे पास, हो सकता है उस प्रॉब्लम का पहुंचने का तरीका हर एक का अलग हो। जैसे ए से बी तक जाना है तो उसके 3-4 रास्ते हो सकते हैं ना। ए से बी तक जाना है, एक रास्ता ये हो सकता 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 है। कोई स्टूडेंट बोले ये, कोई ये, कोई ये, कोई ये, कोई पहला बोले, कोई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो चारों के आंसर सही होते हैं, किसी का आंसर गलत नहीं होता। लेकिन आपको ये याद रखना है कि इन्हीं 4 में से कोई बात करें, बिल्कुल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात कर दे तो भी गलत है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ये रहती है केस स्टडी में कि आपका आंसर सही होगा। तो सबसे पहले हमने क्या करा, क्वेश्चन पढ़े। अगला स्टेप क्या करा सर, मैंने टॉपिक लिख दिया। मैंने क्या कर दिया, टॉपिक लिख दिया। अब क्या करूं सर, अब ये करो तीसरे स्टेप में, सॉरी कहां गया हमारा, हाँ, अब तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, मल्टी टच, थोड़ा सा ऑप्शन समझने में दिक्कत आ गई, ठीक है। अब तीसरे स्टेप में क्या करोगे, आप उसका प्रोबेबल जो भी आउटकम है वो लिख दोगे उस प्रॉब्लम का। जैसे ही आपने टॉपिक लिखा ना, यकीन मानो 90% काम हो गया वहां पे। इतना सही करना है, केवल टॉपिक याद रखना है, फिर उसका आउटकम लिख दो। और आउटकम कैसा हो, हमेशा पॉजिटिव हो। कैसा हो, पॉजिटिव हो। एग्जामिनर ये चेक करने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप मैनेजर बन जाएं तो आपके सामने कोई प्रॉब्लम आए तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, पॉजिटिव मैनर में निकालेंगे। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल पूछा जाए कि न्यू प्रोडक्ट पॉलिसी लॉन्च करनी है एक कंपनी को, तो कंपनी क्या क्या करे। न्यू प्रोडक्ट पॉलिसी, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है कंपनी को, तो कंपनी क्या क्या करेगी, कंपनी क्या करेगी भैया, वहां का एनालिसिस करेगी। एनालिसिस करते हैं ना अपन, तो कौन सा एनालिसिस होगा, एनालिसिस यानी कि वहां का डेमोग्राफिक एनालिसिस होगा, वहां के लॉ का एनालिसिस होगा, वहां के इकोनॉमिक पावर का एनालिसिस होगा, वहां के कस्टमर प्रेफरेंस का एनालिसिस होगा, वहां पे इनकम का एनालिसिस होगा। इतने सारे एनालिसिस कंटिन्यूस होंगे। उसके बाद आप लिखोगे एज पर माय ओपिनियन, before launching a new product or before introducing a new product policy, company should have analysis the following points, और फिर आपको 5-6 पॉइंट लिख देने हैं। इनकम एनालिसिस, कंज्यूमर प्रेफरेंस एनालिसिस, डेमोग्राफिक एनालिसिस, वहां का एजुकेशनल लेवल एनालिसिस, मतलब कि 5-6 पॉइंट लिखने हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं रहने वाली। ये लिखा, आपका आंसर हो गया। कितनी सही बात है। और अगर आपने क्वेश्चन से जब आप आंसर पे गए तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरे को कौन सी चीज, अब फिर जब आप पैराग्राफ पढ़ने के लिए जाओगे, थोरली तो पैराग्राफ पढ़ना ही है, तो अगर आप क्वेश्चन से जाते हो ना तो आपको वो चीजें मिलने लग जाती है। जब हमें पता है कि हमें ढूंढना क्या है तो हम कमरे के अंदर वो चीज ढूंढ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मार्कर खो गया, तो पहले खोया मार्कर, पहले मैंने देख लिया था मार्कर, इसके बाद अब मेरी निगाह जाएगी तो मैं मार्कर आसानी से ढूंढ लूंगा। और एक कमरे में गया, मुझे नहीं बताया क्या क्या चीजें, वहां मार्कर भी है, कुर्सी भी है, टेबल भी है, लाइट भी है, बोर्ड भी है, तो मेरे से फिर पूछा कि भैया मार्कर कहां था, फिर मैं ढूंढने जाऊंगा वापस कमरे में, अरे मार्कर कहां था। तो इसी तरीके से पहले क्वेश्चन पढ़ना फिर आंसर करना, आपका जवाब सही होगा। केवल आपको जो मॉडल्स पढ़ाए हैं, जो थ्योरी हमने पढ़ाई है, जो रिवीजन की थ्योरी हमने पढ़ाई है, उसी के थ्रू जवाब देना है। केवल आपको टॉपिक आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। टॉपिक आइडेंटिफिकेशन ही मेन है। अब ये टॉपिक आइडेंटिफिकेशन आपको क्वेश्चन से भी पता चल जाएगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम होगी, अगर प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट के बारे में है तो ग्रेवियंस रिड्रेसल प्रोसेस पे आ गया, कॉन्फ्लिक्ट परफॉर्मेंस के बारे में है तो परफॉर्मेंस अप्रेजल आ गया, कॉन्फ्लिक्ट आपका बिजनेस सेगमेंटेशन में है तो मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में आ गया, कॉन्फ्लिक्ट आपका डिमांड के बारे में है तो डिमांड सप्लाई के लॉ आ गए। तो कोई भी आ सकती है, दैट्स कोई आप ऐसा नहीं कर सकते कि एडवर्टीजमेंट पे आ गया तो वो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट और ऑफलाइन एडवर्टीजमेंट पे आ गया, कम्युनिकेशन पे आ गया तो वर्बल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन पे आ गया। देयर इज एन नंबर्स ऑफ द अपॉर्चुनिटी कि आपको केस स्टडी कैसी आएगी। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, आपकी केस स्टडी सही हो जाएगी। केवल आपको इतना करना है, पहले हमको क्वेश्चन पढ़ना है, पहले हमको क्या करना है,
क्वेश्चन पढ़ना है, फिर उसके बाद टॉपिक पर जाना है और फिर टॉपिक भी लिख देना है कि सर ये वाली केस स्टडी। अब ये टॉपिक यानी एम, बहुत से बच्चे जैसे मैं करता था कि टॉपिक के साथ उसका एम भी लिख देते थे कि ये एम है, ये ऑब्जेक्टिव है, मींस कि सारांश एक लाइन या 1.5 लाइन में कि ये पूरा का पैराग्राफ इस बारे में है, इतना लिख दिया, क्वेश्चन पढ़ लिया, उसका आउटकम आपको देना है यानी उनका आंसर आपको देना है, वो भी पॉजिटिव मैनर में। ये याद रखिएगा, नेगेटिव में कभी भी आप आंसर नहीं देंगे, हमेशा पॉजिटिव मैनर में देंगे। दो पक्षों के बीच में झगड़ा हो गया तो कभी ये नहीं कहोगे कि एक को नौकरी से निकाल दो, दूसरे का एक्सपीरियंस ज्यादा है उसको रख लो। मान लेते हैं एक केस स्टडी आपके पास आ गई कि बोला गया कि आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल देना है जिससे बड़े वरिष्ठ भी लोग नाराज ना हो और युवा लोग भी नाराज ना हो। आपने कहा कि एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम बोनस दे देते हैं या सैलरी बढ़ा देते हैं या इंक्रीमेंट कर देते हैं, तो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बढ़ाएंगे तो युवा वर्ग नाराज हो जाएगा, और अगर युवाओं को खुश करेंगे तो एक्सपीरियंस नाराज हो जाएगा कि हमारा ऐसा, तो करा क्या जाए। अब इसके अंदर पॉजिटिव क्या सोचा जाए, इसके अंदर आप आउटपुट बेसिस के ऊपर परफॉर्मेंस अप्रेजल कर सकते हो। अगर एक्सपीरियंस है, वो स्किल्ड है तो उसका ज्यादा आउटपुट आएगा, कोई न्यू है और वो भी अगर कार्य कुशल है, स्किल्ड है, तो उसका आउटपुट भी ज्यादा आएगा, दोनों हैप्पी हैप्पी रहेंगे। यानी कि आपको ऐसा सॉल्यूशन देना है जो पॉजिटिव हो। यदि आपका सॉल्यूशन पॉजिटिव है, यदि आपका सॉल्यूशन रिलेवेंट है, और एक इंपॉर्टेंट बात, जितने कोटेशन लिखोगे, जितने आप इसके अंदर एग्जाम्पल दोगे, उतना मार्किंग आपकी बढ़ेगी। कोई भी नहीं बताता कि भैया कोटेशन लिख दो, भैया इसके अंदर आप एग्जाम्पल दे दो, कोई नहीं बताता। कहीं मैंने इतना नहीं पढ़ा, बुक के अंदर भी देखा तो नहीं मिला कि कोटेशन लिख दो, एग्जाम्पल लिख के देखना। हम जब कॉपी चेक करने बैठेंगे तब वहां देखेंगे कि 50 बच्चों ने तो कोटेशन नहीं लिखा या कोई कोट नहीं लिखा। कोट यानी कोटेशन में थोड़ा बोल दिया, कोट नहीं लिखा यानी कोई किसी का स्पेशल कोट नहीं लिखा, या आप ये कह सकते हो कि कोई डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो यदि आपको उस समय याद आ जाए कि ये डेफिनेशन इससे बिल्कुल रिलेट कर रही है। प्रोडक्ट एनालिसिस अगर आप टॉपिक तक क्लियर हो गए, उसके बाद आप एग्जाम्पल दो, कह रहा हूं रिलेवेंट एग्जाम्पल दो, आपके मार्क्स क्यों नहीं आएंगे, पूरे में से पूरे मार्क्स दे सकते हैं, क्योंकि इसमें तो नंबर काटा ही नहीं जा सकता, क्योंकि एक डिजाइन फॉर्मेट ही नहीं होता। क्या क्या करना है, क्वेश्चन लिखना है, टॉपिक लिखना है, आउटकम लिखना है पॉजिटिव मैनर में। वो कैसे लिखना है, एग्जाम्पल देना है, चार्ट बना सको तो बहुत ही ब्रिलियंट है, पर बनेगा नहीं। देखो ये ईमानदारी की बात है, बनता नहीं है। चार्ट नहीं बनेगा तो सर डेफिनेशन लिख सकते हैं, कुछ कोट्स लिख सकते हैं और हमारा आउटकम दे सकते हैं एज पर माय ओपिनियन, एज पर आवर ओपिनियन, एज पर माय बेस्ट नॉलेज, एज पर बुक्स नॉलेज, एज पर दिस। कंपनी आ जाए, शॉर्ट एनालिसिस कर दो, इंडिविजुअल का कुछ एनालिसिस कर दो, परफॉर्मेंस अप्रेजल के कुछ डिफरेंट मेथड कर दो कि 2 मेथड होते हैं, कम्युनिकेशन आ जाए तो वर्बल और नॉन वर्बल बता दो। इतना सा ही तो बताना है, परेशान काहे होना है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड आई एम डॉक्टर आनंद व्यास, रेडी टू हेल्प यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। थैंक यू।